हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक सबस्टांसेस। ठीक है, जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो टॉपिक हमारा क्या है, मैग्नेटिक सबस्टांसेस के ऊपर हम एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। दिस टॉपिक इज मैग्नेटिक सबस्टांसेस। टॉपिक इज आवर मैग्नेटिक सबस्टांसेस। जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कैसा टॉपिक है, मैग्नेटिक सबस्टांसेस। टॉपिक क्या है भाई, मैग्नेटिक सबस्टांसेस। तो संसार में आप कितने सारे मैग्नेटिक सबस्टांसेस जानते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांसेस यू नो टिल नाउ? अब तक आप कितने मैग्नेटिक सबस्टांसेस को जानते होंगे? तो बेसिकली जो मैग्नेटिक सबस्टांसेस हैं वो तीन तरह के मैग्नेटिक सबस्टांसेस जाने गए हैं। ठीक है, पहला है डाई मैग्नेटिक सबस्टांसेस। ठीक है, डाई मैग्नेटिक सबस्टांसेस, यहाँ पर देखिए DIA होनी चाहिए, है ना, DIA डाई मैग्नेटिक सबस्टांसेस। फिर आता है पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। तो जो हमने सीरियल वाइज बताया आपको, डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस, ये जो हमने सीरीज बताया, मतलब हमने सीरीज को इसलिए बनाया है, इसलिए बताया क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनका इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस हैं, जो आयरन का बना रहता है, कोबाल्ट, निकेल, जो कुछ भी है, वो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस है। उनको अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करने की क्षमता ज्यादा है, इसीलिए उसको फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस बोलते हैं। उससे कम इनके अंदर है और इनके अंदर बहुत कम है। ठीक है, तो इसको क्लासीफाई, जो बेसिक तीन क्लास हमने बताया, जो आप जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हो जान लेंगे। बेसिक मेन जो क्लासिफिकेशन तीन क्लास में किया गया है, डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। तीन क्लासिफिकेशन तो हुए हैं। इसके बावजूद और भी क्लास है, जैसे फेरी मैग्नेटिक सबस्टांसेस हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस हैं, मेटामैग्नेटिक सबस्टांसेस हैं एंड पैरासाइटिक फेरोमैग्नेटिज्म भी ऑब्जर्व किया गया है। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस भी देखा गया है, ऑब्जर्व की गई है। तो ये सब चीजें हमें आउट ऑफ सिलेबस नजर आती है, आउट ऑफ सिलेबस है, इसीलिए हमें पढ़ना नहीं है। हमारा मेन काम क्या है, रिजल्ट को क्रैक करना। मेरा काम क्या है, रिसर्च करना और रिजल्ट में अच्छा रैंक लाने का। अच्छा रैंक आएगा तभी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। बेसिक पर्पस हमारा ये है, और जो आउट ऑफ सिलेबस है वो हमें नहीं पढ़ना है। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत हमें अभी नहीं है। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ती है, अचानक एक ही दिन में ज्ञान नहीं आ जाता, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ती है। अभी हमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें कम ज्ञान में ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, एग्जाम को क्रैक करना, अच्छा रिजल्ट लाना है। ये हमारा बेसिक फंडा होना चाहिए। ठीक है, तो फैराडे साहब ने क्लासिफिकेशन किया इन सब इस तीन ग्रुप में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। किस आधार पर किया, कौन से बेसिस पे किया, है ना, कौन सा लॉजिक पे किया, कौन से प्रॉपर्टीज पे किया, कौन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे किया? तो तीन बेसिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। वो क्या क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली मैग्नेटाइजेशन, इसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फैराडे साहब ने मैग्नेटिक सबस्टांस को तीन क्लास में विभाजित कर दिया, तीन विभागों में विभाजित कर दिया। पहला था डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस, दूसरा था फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस और दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। तीन क्लासिफिकेशन तो हुए, चलिए तीन क्लासिफिकेशन तो हुए, तो हमें एक एक करके पढ़ना है इन सब चीजों को। पहला जो है वो क्या है, डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस के ऊपर हमें पढ़ना है। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक डिफिनीशन आती है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ दैट पार्टिकुलर टर्म। उस पार्टिकुलर टर्म की डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज द डिफिनीशन, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ दैट पार्टिकुलर टर्म। तो डिफिनीशन सबके लिए अप्लाई होती है, नॉर्मली सबके लिए अप्लाई होती है, और हर एक डिफिनीशन का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी रहता है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस, इसका डिफिनीशन देखिए, व्हाट इज द डिफिनीशन, एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है इसका। सबस्टांसेस और मैग्नेटिक सबस्टांसेस और मैग्नेटिक सबस्टांसेस which when placed in a magnetizing field gets feebly magnetized
इन डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। समझिए बात को, दो सबस्टेंसेस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब समझिए कि ऐसे सबस्टेंसेस जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पर वो बहुत ही कम मैग्नेटाइज होते हैं, बहुत ही कम मैग्नेटाइज होते हैं, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होते, बहुत कम मैग्नेटाइज होते हैं। और किधर होते हैं, तो जो अप्लाइड फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। समझ में आ रही है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ देखिए हमने एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल पावरफुल मैग्नेट रखा हुआ है, पावरफुल नहीं भी है लेकिन मैग्नेट रखा हुआ है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इनके बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देख रहे हैं। दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी नॉट और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर, जिसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, एच वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। एच वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट बाय म्यू नॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर देखिए जो हमने मैग्नेटिक सबस्टेंस रखा है, ये डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही हम इसको इसके अंदर में रखते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, इसके फील्ड में रखेंगे, फिर कहानी क्या होगी, फिर कहानी ऐसी होगी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होगी, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये क्यों होता है उसको समझिए, और इसी चीज को हमने समझाया है। यहाँ पे आई निगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने माइनस आई रखा है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाया तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी। अगर इसकी वैल्यू घटाया तो इसकी वैल्यू भी घटेगी, अपोजिट डायरेक्शन में घटेगी, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में घटेगी। इसीलिए एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ किया गया है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ किया गया है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताता है कि जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है, इसमें और ज्यादा मैग्नेटाइज होते जाएगा, और जैसे इसकी वैल्यू घटाते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होती है, घटते जाती है। ये ग्राफ अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ बता रहा है। चलिए बहुत कुछ बता रहा है तो समझते हैं इन सब चीजों को। एक्चुअली क्या होता है मैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के अंदर में, उस चीज को समझिए। जितने भी डाईमैग्नेटिक सबस्टेंसेस आप जानते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर हो गया है ना, हीलियम नियोन जो कुछ भी है, जितने सारे डाईमैग्नेटिक सबस्टेंसेस आप जानते हैं, उनमें से एक एक जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं उनका नेट डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। उनका एक एक का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। ये उनकी बेसिक प्रॉपर्टी, डाईमैग्नेटिक सबस्टेंसेस हैं, उनका नेट एटॉमिक डाइपोल मोमेंट 0 होती है, ठीक है। तो जब 0 होती है तो होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसे सबस्टेंसेस डाईमैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस करते हैं, प्लेस करने के बाद इनकी जो इनके अंदर जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट 0 थी वो अब नॉन जीरो हो जाती है, नॉन जीरो हो जाती है। और वो नॉन जीरो कैसे होती है वो समझिए। अब जो इनके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया वो इंड्यूस्ड एटॉमिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इंड्यूस्ड अपने आप नहीं है, इंड्यूस्ड, वो इंड्यूस्ड जो इसके अंदर आ रहा है, इंड्यूस्ड जो हो रही है वो किसके वजह से हो रहा है, इंड्यूसिंग फील्ड के वजह से हो रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के वजह से हो। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस करता है, क्या करता है, इंड्यूस करती है अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में क्यों आती है उसको एक्सप्लेन करता है लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता है कि जब भी कोई चेंज होने वाला होता है, एक्चुअली स्टेबिलिटी मान के चलो कि डाईमैग्नेटिक सबस्टेंसेस की स्टेबिलिटी है कि उनकी नेट मैग्नेटिक एटॉमिक डाइपोल मोमेंट 0 होती है। तो उस स्टेट को गेन करने के लिए वो क्या करती है, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जस्ट अपोज करने लगता है, उसको क्या करता है, जस्ट अपोज करने लगता है। अपोज करने की वजह से
उसको अपोज करने की वजह से ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। क्या आती है? जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। और जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आने के वजह से जो अब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, जो अब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है नाउ दिस टाइम, अब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दिस विल बी लेस देन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब जो ये फील्ड आ रहा है, अब टोटल फील्ड आएगी वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड से कम ही आएगी। यहां पर इस सबस्टेंस के अंदर में जो B है ये B नोट से कम ही आएगा। समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली करता क्या है, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको, उसकी वैल्यू को कम करता है, अपोज करता है, रेसिस्ट करता है। और रेसिस्ट करने के बाद उसका एक ही तरीका उसे पता है, रेसिस्ट करने का उसको एक ही तरीका है पता कि अपने अंदर एटॉमिक डाइपोल मोमेंट को क्रिएट करो, इंड्यूस करो। और इंड्यूस करना ही काफी नहीं है, इंड्यूस भी कौन करता है? ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड कर रही है। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंड्यूस कर रहा है लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, अपोज कर रहा है उस चेंज को। लेंज लॉ क्लियर कर बताता है कि जो चेंज होना चाह रहा है उसे होने नहीं देना चाह रहा है। ठीक है, लेंज लॉ का एक्सप्लेनेशन इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, मैंने बताया नहीं है और बताऊंगा लेंज लॉ, है ना, डिटेल बताऊंगा लेंज लॉ को। यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। तो मैंने जो बताया आपको, जो फैराडे साहब ने क्लासिफिकेशन किया था वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बेसिस पे भी किया था। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसका क्या होता है? कम होता है। फीबली मैग्नेटाइज्ड, यहाँ फीबली मैग्नेटाइज्ड मतलब वेरी वेरी स्मॉल मैग्नेटाइज्ड। दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स, दिस टाइप ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर मैग्नेटाइज्ड ऑन वेरी वेरी स्मॉल स्केल। बहुत ही कम मैग्नेटाइज होते हैं, बहुत कम मैग्नेटाइज होते हैं। समझो जिसके अंदर कुछ भी एटॉमिक डाइपोल मोमेंट नहीं था, अगर उसके अंदर कुछ आ गया तो समझिए बहुत कम जो है उसके, वो क्या हो रहा है? मैग्नेटाइज हो रहा है। बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है मैग्नेटाइज। तो ये सबस्टेंस का डिफिनीशन है। सबस्टेंसेस which when placed in a magnetizing field get feebly magnetized। feebly मतलब बहुत कम मैग्नेटाइज होते हैं in direction opposite to applied magnetic field। in direction opposite to applied magnetic field मतलब ये स्टेबिलिटी गेन करने की फिर से कोशिश करें, और उसको एक्सप्लेन किया है लेंज लॉ ने। ठीक है, और इसको अपोज करेंगे। अपोज करने का मतलब ये है कि इन्होंने इंड्यूस तो किया, इसको अपोज करने के लिए किसी तरह जीरो हो जाए, पहले जैसा हो जाए। ठीक है, पहले जैसा हो जाए। लेकिन जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इतनी पावरफुल है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, वैल्यू इसकी वैल्यू क्या है? कम है। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पर। अगर मैं यहाँ बता दूं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी नोट माइनस बी आई, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। अपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से कम हो जा रहा है, प्लस नहीं हो रहा है, माइनस में हो रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस में हो रहा है, या यहाँ पे प्लस भी लिखते हैं ना, अगर यहाँ प्लस भी लिखते हैं तो ये क्या आ रहा है? बी नोट वेक्टर प्लस माइनस में आता म्यू नोट इंटू आई वेक्टर, ये माइनस में आ जाएगा। आई का नेगेटिव वैल्यू हमने इसीलिए बताया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दिस टाइप ऑफ सबस्टेंसेस आर मैग्नेटाइज्ड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होते हैं। इसीलिए इन सारे सबस्टेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहलाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ सबस्टेंसेस आर नोन एज डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। एक एक चीजों को हम लोग क्लियर कर समझेंगे। ठीक है, ओके।